a surface bounded, a surface with जाएगा q1 माइनस q2 प्लस q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज जाएगी 2000 इंटू 8.85। इक्वेशन बन के आ गई डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट डील करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड से जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक हो। स्टैटिक मतलब जो मोशन है, जो चार्ज है वो किसके अंदर हो, रेस्ट में हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि इट डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। किस केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। सेकंड चीज जो है इसका जो लाइन इंटीग्रेशन होता है, क्लोज लूप के अंदर उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करोगे क्लोज लूप में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यहां पर ये है क्लोज लूप के अंदर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू 0। और ये हमें ये बताता है कि कर्ल ऑफ ई अगर किसी चीज का 0 आ रहा है दैट मीन्स कि ये एक इर्रोटेशनल क्वांटिटी है, इर्रोटेशनल एंड कंजर्वेटिव। आप इस चीज को यहां से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल यदि 0 होता है तो वो इर्रोटेशनल होती है और कंजर्वेटिव होती है ना, इर्रोटेशनल होती है और कंजर्वेटिव होती है। तो अगर यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो इसका मतलब है क्लोज लूप, इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ओपन करके लिख दूं और E.dl ऐसे कर दूं ओपन करके, तो ये जो चीज है ये 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मे और मे नॉट बी 0, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिखी है वो ये वाली लिखी है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी को? अब मैं बात करता हूं गाउस लॉ की। गाउस लॉ के पहले मैंने तुम्हें काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं गाउस लॉ। तो गाउस लॉ की यदि मैं बात करूं तो गाउस लॉ ये कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है किसके, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, GAUSS, according to Gauss law, value of electric flux through a closed surface is equal to Q in upon epsilon naught। यहां पर जो Q in है, ये Q in का मतलब है कि चार्ज एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज्ड सरफेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर यहां पर कोई मीडियम है, ऑफ मीडियम, फॉर वैक्यूम ये लिखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट,
और अगर मीडियम है तो मीडियम के लिए लिखी जाएगी, मीडियम के लिए लिखी जाएगी एप्सिलॉन। तो यहां से गाउस लॉ से हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कि फाई जो है वो किसके बराबर है, क्यू एनक्लोज्ड यानी कि क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, यहां जो वर्ड लिखा हुआ है क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस वर्ड का मतलब है अ सरफेस बाउंडेड, अ सरफेस विच हैज सम वॉल्यूम। तो सरफेस विच बाउंड सम वॉल्यूम इन इट इज नॉन एज क्लोज सरफेस। यहां पर क्लोज सरफेस जो है, क्लोज्ड सरफेस, उसका मतलब होगा अ सरफेस which bound some volume in it, some volume in it is called closed surface। जैसा कि एग्जांपल के लिए हम बात करें तो क्लोज सरफेस जैसा कि हो गया स्पेयर, सिलेंडर, स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, है ना, शेल हो गया। तो इन्हीं के केस में तो आप क्या लगाओगे, इन्हीं के केस में तो आप लगाते हो गाउस लॉ। आप कभी भी गाउस लॉ आप सर्किल के केस में नहीं लगाते, कभी भी आप रिंग के केस में नहीं लगाते। गाउस लॉ आप हमेशा ऐसे फिगर्स के केस में लगाते हो जो थ्री डायमेंशन में होते हैं। थ्री डायमेंशन का मतलब हो गया जिनके पास बाउंड्री होती है, वॉल्यूम होता है। वही ओपन सरफेस का मतलब है जिसके पास बाउंड वॉल्यूम नहीं हो, जिसके अंदर वॉल्यूम नहीं हो। वहीं अगर मैं डिफाइन करूं ओपन सरफेस को, तो ओपन सरफेस का मतलब है अ सरफेस विच नॉट बाउंड एनी वॉल्यूम, विच नॉट बाउंड एनी वॉल्यूम, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सरफेस। जैसे कि सर्किल हो गया एग्जांपल के लिए, या हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ओपन। तो जो गाउस लॉ है वो गाउस लॉ कहां पर लग रहा है, क्लोज सरफेस पे लग रहा है। और क्लोज सरफेस का मतलब हो गया कैसी सरफेस, स्पेयर, सिलेंडर, कोन, शेल, क्यूब। क्लियर है यहां तक। देखो जो यहां पर मैंने लिखा है क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड या क्यू इन, इस चीज का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास एक इस तरह का कोई क्लोज सरफेस है, मेरे को इससे फ्लक्स निकालना है और इसके अंदर जो चार्ज है वो चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2 और प्लस Q3, इस तरह से चार्ज लिए हुए हैं। तो इसके लिए जो फाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज, नेट चार्ज जो हो जाएगा Q नेट इनसाइड द सरफेस, वो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। नेट चार्ज करना है हमें, विद साइन लेना है। क्या लेना है, विद साइन। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने इसमें से एक वायर पास करा दिया। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, मतलब यहां पर Q1 है, यहां पर माइनस Q2 है, यहां पर प्लस Q3 है, और इसमें से मैंने एक वायर पास करा दिया। इस वायर की जो लेंथ है वो L है, कैपिटल L, और इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्बडा है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो है लैम्बडा। वायर जो अंदर लेंथ है, वायर जो इस सरफेस के अंदर है उसकी जो लेंथ है वो है L, उसकी लेंथ है L। तो इस टुकड़े के अंदर, इस पोर्शन के अंदर जो इस क्लोज सरफेस के अंदर अंदर है, इस पे कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। इस पोर्शन के अंदर अंदर कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, स्मॉल एल से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करा देंगे स्मॉल एल से। तो इसके अंदर जो चार्ज होगा यहां पर जो चार्ज होगा, यानी कि इस पूरे वायर की वजह से जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्बडा इंटू एल। लैम्बडा इंटू एल क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो अब इसके अंदर जो क्यू नेट आ गया, क्यू नेट, तो वो क्यू नेट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस का माइनस का Q2 प्लस का Q3 और प्लस का लैम्बडा एल, प्लस का लैम्बडा एल, ये कुल चार्ज हो गया। और अब इसको डिवाइड करा दो एप्सिलॉन नॉट से, तो आ जाएगा फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, ये तो एक हो गया, प्लस लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इफ 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
2000 electric field lines coming out from a sphere of radius 2 meter, sphere of radius 2 meter, then find out the charge enclosed in the surface, then find out the charge enclosed in sphere, find out the charge enclosed in sphere, स्पेयर के अंदर कितना चार्ज बंद है वो हमें निकालना है। तो हमें बोला है 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है आपको वैल्यू दी हुई है फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है वैल्यू आपको दी हुई है फ्लक्स की। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया कितना 2000, और आपको निकालना है चार्ज एनक्लोज्ड और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। तो यहाँ से क्यू इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17.70 नैनो कूलम, 17.70 नैनो कूलम, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कभी भी आपको फ्लक्स की जगह यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिखी मिले, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा मिले फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पर आपको किसकी बात की हुई है, फ्लक्स की बात की हुई है, आपको किसकी बात की हुई है, फ्लक्स की। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब जो फ्लक्स है, फ्लक्स वी नो दैट फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स फाई, उसको हम लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी इनटू सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है और ये क्या है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है। ये कैसा इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। तो फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पर आ जाएगा ई और डॉट ds, ई डॉट ds। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बन गया हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से हमारे पास लिखा गया कि ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है, ये लॉ, इसको हम कहते हैं गाउस लॉ, है ना, इंटीग्रल फॉर्म। तो ये कौन सी है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। क्लियर है यहां तक बात? अब ये जो गाउस लॉ लिखा है, ये मैंने किसके लिए लिखा है, फॉर वैक्यूम। ये किसके लिए लिखा है, वैक्यूम के लिए। यदि इसको किसी मीडियम के लिए लिखूंगा तो इसको लिखा जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन, ये होगा किसी मीडियम के लिए। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है या जो के है वो बराबर होता है ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो सकता है, तो फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया गाउस लॉ किसके लिए, फॉर मीडियम के लिए, फॉर मीडियम। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? उन्हें एक पढ़ा है लॉ, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी मैंने अभी पढ़ाया था आपको रिसेंटली, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। तो सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कैसे चेंज होगा, डाइवर्जेंस में। तो यहां पर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई और ये आ गया डेल टाउ। अब ये डेल टाउ का मतलब है वॉल्यूम एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है,
तो अब कहने का मेरा मतलब है ये जो ई डॉट डी एस है इसको रिप्लेस किया जा सकता है इससे। इसको अगर इससे रिप्लेस किया जा सकता है तो इसका मतलब मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। क्या वैल्यू लिख सकता हूं? डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट डेल टाउ इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन। अब अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग रो है वो किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन वी। रो किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन वी। और किसी एलिमेंट के लिए लिखना है तो एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, यानी कि डी क्यू की वैल्यू मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? रो डी क्यू की जो वैल्यू है वो लिखी जा सकती है क्या? रो इंटू डी टाउ। यहां डी टाउ का मतलब क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट लिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम एलिमेंट है। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? वो कितना हो गया? रो इंटू डी टाउ। और क्यू नेट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करें, इसको और इसको। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करते हो तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू डी टाउ भी लगाना है यहां पर, डी टाउ इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी टाउ इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला आया है इसको कहते हैं गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये जो लॉ बना है गाउस का, ये डिफरेंशियल फॉर्म में बना है। तो एक तो हमारे पास बन गया ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक हमारे पास बन गया डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू नहीं, रो एनक्लोज, सॉरी, रो 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 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है ये है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ, ये है डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। और ये जो है ये कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। ये कौन सी फॉर्म है? इंटीग्रल फॉर्म। क्लियर है यहां तक? जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म है, इंटीग्रेशन वाला मेथड है, ये जनरली प्रेफरेबल होता है किसके लिए? स्फेरिकल सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए। इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म इज जनरली प्रेफरेबल, जनरली प्रेफरेबल, प्रेफरेबल फॉर स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल सरफेसेस, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल सरफेसेस। और जबकि अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशियल फॉर्म की, तो इट इज प्रेफरेबल फॉर, इट इज प्रेफरेबल फॉर, प्रेफरेबल फॉर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल सरफेसेस। ये जो है रेक्टेंगुलर और क्यूबिकल सरफेसेस में प्रेफरेबल होता है। हालांकि दोनों तरीके से दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, परंतु अगर हम इंटीग्रल वाले क्वेश्चन को जो क्यूबिकल क्वेश्चन है या जो रेक्टेंगल आएंगे उनको हम सरफेस इंटीग्रेशन से करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, हो तो जाएगा, पन्ने भरने लग जाएंगे, यानी कि 3-4 पन्ने भर जाएंगे। और उसी क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म से कर दें तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से स्पेरिकल वाले जो क्वेश्चन है उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म से करने बैठेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो होने को तो सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाएंगे, परंतु जैसे हम मैथ्स में देखते हैं कि एक तरह का फॉर्मूला किसी टाइप के क्वेश्चन के लिए यूजफुल है, एक तरह का फॉर्मूला किसी टाइप के क्वेश्चन के लिए यूजफुल है, तो ये वो वाला फंडा है। क्लियर है यहां तक बात? फाइंड आउट द फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब, फ्रॉम अ क्यूब as shown in figure, as shown in figure. Value of electric field is, value of electric field is
ई इक्वल्स टू 4xz माइनस वाई स्क्वायर जे कैप वाई स्क्वायर ए और प्लस वाई जेड के कैप और फ्रॉम अ क्यूब। क्यूब की जो डायग्राम है, जो फिगर दिया है मैं बना देता हूं। ये क्यूब दिया है हमें, ये हो गया x, ये हो गया z, ये हो गया y। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये नाम दिए हुए हैं a b c d, a b c d e f g h। ये g a b c d e f g, f और g, ये सरफेसेस हमें दी हुई है। ये ओरिजिन है और ये साइड जो है वो सब 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। देखो अब इस क्वेश्चन को यदि मैं उससे करता हूं, किससे, इंटीग्रेशन से करता हूं, गाउस लॉ ऑफ इंटीग्रल फॉर्म से करता हूं, तो मेरे को हर एक सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फिर ये टोटल सरफेस जितनी भी बनेंगी उन सरफेस को सबको ऐड करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इसलिए इसको अगर हम इंटीग्रेशन से करने बैठते हैं अलग अलग सरफेस से, मतलब इसको मैं 1 नंबर नाम दूं, इसको 2 नंबर नाम दूं, फिर इनके लिए इंटीग्रेशन करूं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए। इतना अपने पास टाइम होगा नहीं एग्जाम के अंदर। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे यानी कि जो डिफरेंशियल फॉर्म है उससे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर होगा, फाई। में क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स किसके बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है फाई इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किस फॉर्म के अंदर है, ये रो के फॉर्म के अंदर है, रो के फॉर्म के अंदर है ना। तो अगर क्यू एनक्लोज निकालना है तो क्यू एनक्लोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है रो डीवी और ये क्यू एनक्लोज निकल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि इस एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। मेरा कहने का मतलब है क्यू एनक्लोज्ड को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यू एनक्लोज्ड को लिख सकता हूं यहां से एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन कर दिया मैंने डाइवर्जेंस ऑफ ई और डीवी, ऐसा कर दिया। और फ्लक्स जब मैं निकाल रहा हूं तो फ्लक्स के लिए मैं क्या करूंगा, 1 ये एप्सिलॉन और डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन डीवी अपॉन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट हो गया तो फाई की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, ये बनेगी डाइवर्जेंस ऑफ ई जो भी होगा और फिर डीवी। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई क्या करा मैंने। देखो अब आगे, अब जो डीवी है, डीवी, इस डीवी को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डीएक्स डीवाई और डीजेड। और डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब है, डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब है डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, ई एक्स, डी अपॉन डी वाई ई वाई और डी अपॉन डी जेड ई जेड, ये मतलब है। अब ई एक्स आपको जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू रखो। तो पहला करो आप डी अपॉन डी एक्स ई एक्स, वो है 4xz प्लस डी अपॉन डी वाई जो आपको दिया हुआ है ई वाई, ई वाई में क्या लिखा जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। और डी अपॉन डी जेड, इसमें क्या लिखा जाएगा, वाई जेड, ये लिखा गया। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी अपॉन डी एक्स ये बनेगा पहला 4z प्लस ये क्या बनेगा, -2y। तो यहां से बन जाएगा -2y और यहां से क्या बन जाएगा, +y। तो ये हमारे पास बनेगा 4z माइनस वाई, है ना, 4z माइनस वाई। तो कुल मिलाकर जो फ्लक्स आएगा उसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, 1 2 3 और ये 4z माइनस वाई डी एक्स डी वाई और डी जेड, 0 से 1 0 से 1 और 0 से 1। क्लियर है यहां तक बात। इनको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो 0 से 1 dx, इसको तो अलग निकाल लो बाहर। और फिर एक बार आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा किसके लिए, 4zy, एक बार ये सॉल्व होगा 4zy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ना। मैं एक बार इसको सॉल्व कर रहा हूं, y के लिए सॉल्व कर रहा हूं, y के लिए 4zy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से 1 और dz। तो यहां से आंसर दे देगा ये 1,
और फिर यहाँ 1 करोगे तो ये क्या बनेगा, 0 से 1 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4z माइनस 1/2 और dz 1/2 dz 4z² 2। ये इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 4z² 2 माइनस z/2 और लिमिट 0 से 1। तो क्या आंसर आएगा, ये बनेगा 2 और माइनस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। इसका आंसर आ जाएगा 3/2। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन को आप करने बैठते किससे, सरफेस इंटीग्रेशन से या कह लो कि इंटीग्रल फॉर्म से, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता। बहुत बड़ा होने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाई की वैल्यू में गिवन है 3x² माइनस वाई प्लस जेड। ये फाई की वैल्यू है वोल्ट में। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डेंसिटी निकालना है। कैसे करेंगे, ये फाई दिया हुआ है, फाई, और यूनिट समझो, यूनिट पकड़ो, यूनिट। ये दिया हुआ है आपको पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई। E इक्वल्स टू माइनस ग्रेड ऑफ फाई, माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये इनमें रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल से बनाओगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से लिखोगे E इक्वल्स टू माइनस d/dx फाई आई कैप प्लस d/dy फाई जे कैप प्लस d/dz फाई के कैप, ये लिखोगे। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते जाओ। डिफरेंशिएशन करते जाओगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले में आएगी 6x आई कैप, माइनस का हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा प्लस का जे कैप, और फिर हो जाएगा माइनस का के कैप। तो ये तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर आपको उसके बाद पूछा है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, चार्ज डेंसिटी के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे कौन सा वाला, डिफरेंशियल फॉर्म। तो चार्ज डेंसिटी के लिए आप लिखोगे डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो रो की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइवर्जेंस ऑफ E। तो डाइवर्जेंस ऑफ E का मतलब है कि ये जो है इसका वापस से आप क्या कर दो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। आंसर अब हमें बताना है, तो इसका करना है डाइवर्जेंस ऑफ E, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आपको वापस से डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल एक्स, ये बनेगा माइनस ऑफ 6x डेल ओवर डेल वाई, और ई वाई में कौन सा था, 1, तो ये बनेगा 1 प्लस डेल ओवर डेल जेड -1, और ये बन जाएगा कितना, 6, तो ये बन जाएगा -6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से रो की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -6 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं जो, इसमें हमें क्यूबिकल सरफेस दिए, क्यूबिकल सरफेस, ये क्यूबिकल सरफेस है, और इस क्यूब पर कुछ इस तरह से बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट्स हैं 1,0,0, फिर है 0,0,0, फिर हमें पॉइंट है 0,1,0, मतलब एक 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 सभी साइड्स जो हैं वो 1 1 1 है, और यहाँ पर है 0 0 और ये 1। तो इसका मतलब है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ये 3 एक्सिस दिए हुए हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है k
ये कोई कांस्टेंट है, 4x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी हुई है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल चार्ज की वैल्यू निकालनी है, टोटल चार्ज, फाइंड आउट द टोटल चार्ज, फाइंड आउट टोटल चार्ज। और ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शंस, ऑप्शन ए है 7 0, ऑप्शन बी है 7k एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 5k एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन डी जो है वो है 3k एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो करना तो हमें वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालना है तो कौन सा फॉर्म यूज करें हम, ये वाला, डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल टाउ इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, जो डिफरेंशियल फॉर्म लिखा हुआ था उसमें मैंने इसको चेंज करके ऐसे लिख दिया, मतलब यही लिखा हुआ था हमारे पास इंटीग्रेशन फॉर्म। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ था, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां मैंने लगाया गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। यहां पर मैंने अप्लाई कर दी गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगानी है हमें, तो इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है, 1 2 3 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स ई एक्स। तो ई एक्स वाला जो टर्म बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स। ई एक्स वाला जो बन रहा है वो बन रहा है 4x² फिर डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई। तो डेल अपॉन डेल वाई में कौन सा बन रहा है, ई वाई 3 3y k, और फिर बन रहा है डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड, और यहां आ रहा है 0। तो ये है dx, ये है dy, और ये है dz, और ये हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना बनेगा 8xk। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 0 से 1, 0 से 1 और ये 0 से 1, तो ये बनेगा 8xk। पहला इसको जब सॉल्व किया, यहां से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3k, और ये बनेगा dx dy dz, और इधर से बनेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें से कौन कौन सॉल्व होगा, dz जो है वो dz सॉल्व हो जाएगा, dz को अलग निकाल लो, dz को अलग निकाल लिया, बाहर हो गया। अब 0 से 1 आप सॉल्व कर लो x के लिए, y के लिए सॉल्व कर लो, x के लिए, किसी के लिए भी सॉल्व कर लो। तो मैं अगर यहां पर y के लिए सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा 8y x k प्लस 3ky, और 0 से 1, और ये हो गया dx, और ये किसके इक्वल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया 1, और ये बनेगा जब इसको वैल्यू रखोगे तो 8xk, और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो एज इट इज सेम वैल्यू उतर जाएगी। इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, 8xk प्लस 3k, और इसका dx के रेस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से बनेगा 8x² अपॉन 2, तो 2 4, तो 4 बन जाएगा ये। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये बनेगा 4 प्लस 3 7, तो ये बनेगा 3k इक्वल्स 3k अपॉन क्यू, 3k इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7k एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7k एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊं IIT जैम 2021 में आया था, IIT जैम 2021 में एक क्वेश्चन आया, बी ऑप्शन आएगा बी। इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमें गिवन है फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू k अंडर रूट x कैप, where k is a non-zero constant, a non-zero constant, k is a non-zero constant, total charge enclosed
टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब as shown in the figure, by the cube as shown in the figure। तो क्यूब जो बना के दिया है हमें वो कुछ ऐसे बना के दिया है। तो ये जो साइड्स हैं ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये सारी साइड्स एल है। ये ओरिजिन पे टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है, ओरिजिन पे टच नहीं कर रहा है, ओरिजिन से आगे है। इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी दिया है के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 और ये है √3 - 1। ऑप्शन सी जो हमें दिया है के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 √5 - 1 और ऑप्शन डी जो हमें दिया है वो दिया है के एप्सिलॉन नॉट एल पावर 5/2 एल पावर 5/2 और √2 - 1। ये हमें क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हैं ये है x है, ये है y है और ये है z। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरह से दिए हुए हैं। तो सॉल्व करना है इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्यूब है तो क्यूब को वैसे इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम। तो हमने लगा लिया यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया तो डाइवर्जेंस ऑफ ई डी और ये कितना हो जाएगा Q/ε0। तो इंटीग्रेशन जो z डायरेक्शन में होगा, ये जो x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में इंटीग्रेशन कहाँ से होगा? ये चालू हो रहा है यहाँ से, जब x की वैल्यू कितनी है l, x की वैल्यू कितनी है l और यहाँ तक आते आते x की वैल्यू कितनी हो गई? 2l हो गई है। x की वैल्यू l से 2l तक का, x की वैल्यू l से 2l पर इंटीग्रेशन होगा x में, y में इंटीग्रेशन होगा 0 से l में और z में इंटीग्रेशन होगा 0 से l में। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो रहा है x में, x में होगा l से 2l, y में होगा 0 से l और z में इंटीग्रेशन होगा 0 से l। अब यहां पर वैल्यू रखनी है हमें del/del x ex प्लस del/, एक मिनट रुको, हाँ, del/del y ey और del/del z ez और ये बना dx dy और dz। ठीक है, dx dy dz। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स केवल x डायरेक्शन में, तो केवल x डायरेक्शन में तो y और z तो खत्म, y z खत्म। तो यहाँ पर आएगा l से 2l, यहाँ पर 0 से l और यहाँ पर 0 से l। तो ये बनेगा k/2 और √x और ये dx, ये dy और ये dz। ये बन गया और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? Q/ε0। अब dy dz तो सीधे सीधे क्या वैल्यू दे देंगे? l²। तो dy dz सीधा सीधा वैल्यू देंगे l² और k को आप बाहर निकाल लो। तो ये हो गया k/2 l², ये तो बाहर। इंटीग्रेशन में कौन हो गया? l से 2l और x पावर कितने हो गई? -1/2 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ये किसके बराबर होगा? Q/ε0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा k/ε0 l पावर 5/2 और √2 - 1। ये आंसर आएगा हमारे पास। यही आ रहा है क्या? चेक करो, यही आ रहा है क्या आंसर पास? वो ऑप्शन हो गया कौन सा? डी ऑप्शन हो गया, डी। और ये क्वेश्चन आया था जेस्ट, ये क्वेश्चन आया था जेस्ट में। जेस्ट में कब आया था? जेस्ट 2017। ये क्वेश्चन आया था जेस्ट 2000। तो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है, इसके आगे का जो पोर्शन है गाउस का, वो हम करेंगे कल। तो कल और परसों 2 दिन चलेगा। परसों तो मैं क्लास नहीं लूँगा, कल लूँगा। तो 9 तारीख तक हमारा एक गाउस का नियम चलेगा। गाउस के बाद हम बात करेंगे जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप उसका पीडीएफ रिट्रीव करना पड़ेगा। उसका पीडीएफ करप्ट हो गया था तो उसकी पीडीएफ की फाइल रिट्रीव करनी पड़ेगी, इसलिए अपलोड नहीं किए। हो सकता है आज शाम तक हो जाएगी तो मैं अपलोड कर दूंगा उसको। तो 9 तारीख तक हमारा चलेगा गाउस लॉ। गाउस लॉ के बाद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमारा जो इसमें आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ेंगे पहले, पोटेंशियल एनर्जी के बाद कैपेसिटर। करीबन 3-4 दिन कैपेसिटर चलेगा। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक भी कवर करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं, डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन, वो डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन ही ले जाएंगे करीबन तुम्हारे 5 से 6 दिन।
तो 15-16 तारीख तक तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड चलना है, वो चलेगा 10 एक दिन तक, 10-12 दिन तक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चलेगा पूरा।